तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे मेरा सीवी जो मैंने सीवी बनाया था अपने पीएचडी को गेन करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टू वीडियो से ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे नॉर्वे के मास्टर्स के एक्सपीरियंस के बारे में। तो वो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना सीवी बताने वाला हूँ आज, जिसमें कि मैंने कैसे अपना एक सीवी बनाया था, क्या फॉर्मेट था मेरे सीवी का, और साथ में इस सीवी के बेसिस पे ही मैंने हर जगह अप्लाई किया था पीएचडी के लिए। तो अगर मैं आपको टाइमलाइन समझाऊँ तो 2015 से 2019 मैंने बीटेक किया था, जो मैं पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने बीटेक यूपीएस देहरादून कंप्यूटर साइंस में किया था, और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी जोधपुर ज्वाइन किया था गेट देने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ नॉर्वे में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद मैं अब आरहूस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं देहरादून था, जोधपुर था, और उसके बाद फिर नॉर्वे में रहा, और उसके बाद आज मैं डेनमार्क में हूँ। तो पूरी लाइक इन्हीं सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए मैंने एक अपना सीवी बनाया था, और वो सीवी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये सीवी एक्चुअली अब पुराना हो चुका है, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था अपने पीएचडी को गेन करने के लिए। अब तो खैर मैं पीएचडी स्टार्ट कर चुका हूँ, बट ये सीवी मेरा 2023 दिसंबर का है मान लीजिए, या फिर अक्टूबर या नवंबर का है। तो अगेन 2015 से 19 मैंने बीटेक किया, 19 से 2020 मैंने गेट की प्रिपरेशन की, 20 से 2020 से 2022 तक मैंने जो कोविड का पीरियड था वहाँ पे मैंने आईआईटी जोधपुर को घर से पीएचडी स्टार्ट किया था, जो कि मैंने ड्रॉप कर दिया 2020 में और 22 में। और 2022 से 2024 मैंने मास्टर्स किया नॉर्वे से, जो कि फिज़िकल था। मैं गया था नॉर्वे, और फिर जैसे मतलब कोविड ओपन हो चुका था, कोविड लॉकडाउन, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ नॉर्वे से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, और अब 2024 से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पीएचडी डेनमार्क में। तो यही सारी चीज़ें मैं समराइज़ करके इस वीडियो में आपको अपने सीवी के फॉर्मेट में बताना चाहता हूँ। तो आज हम हमारा मेरा सीवी डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि और क्या-क्या एक स्टूडेंट को ज़रूरत हो सकती है अप्लाई करने के लिए, या एक स्टूडेंट को रिक्वायर हो सकता है अप्लाई करने के लिए, न सिर्फ पीएचडी बट हो सकता है आप मास्टर्स के लिए भी सेम सीवी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो में आप बने रहें, और मैं अब स्क्रीन शेयर करके अपना सीवी दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। सीवी है, और इस सीवी में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो का फॉर्मेट यूज़ किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो का फॉर्मेट इसलिए क्योंकि मुझे नॉर्डिक्स में ही रहना था, और ये मेरा बेसिकली नॉर्वे के फॉर्मेट में मैंने अपना सीवी बनाया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यूरोपास फॉर्मेट में बनाना सही है या नॉर्वे के रिस्पेक्ट में, तो ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन-सा सीवी बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखा है, और ये मेरा नॉर्वे का एड्रेस है। उसके बाद मेरा टेलीफ़ोन नंबर है नॉर्वे का, और उसके बाद मेरे जितने भी सोशल हैंडल्स हैं और ईमेल आईडीज़ हैं, वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी हैं। उसके बाद फिर मैंने क्विकली अपना ओवरव्यू दिया है। ओवरव्यू में मैंने बोला है कि मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ नॉर्वे में, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और एक रिसर्च असिस्टेंट भी हूँ मैं साथ ही साथ, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में से रिसर्च असिस्टेंटशिप कर रहा था मैं। तो नॉर्वे में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि भले ही आप एक कॉलेज में एक मास्टर स्टूडेंट हैं, आप दूसरे कॉलेज से रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपका प्रोफ़ेसर का एग्रीमेंट हो। फिर मैंने बताया कि मेरा रिसर्च फ़ोकस आर्टिफ़िशियल लाइफ़ इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी और आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस पर है, और जहाँ मुझे बेसिकली ये एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है, जो मुझे मेरे प्रोफ़ेसर स्टेफ़ानो ने मुझे सुपरवाइज़ किया और मुझे इंट्रोड्यूस किया इस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के साथ। एंड हम दो तो वहाँ पे आप नॉर्वे और पूरे वेस्टर्न कल्चर और एटलीस्ट यूरोपियन कल्चर में आप एक स्टूडेंट ना होकर आप एक कोलीग होते हैं। तो अगर आप कोलीग होते हैं तो आप बोलते हैं कि वेयर वी टुगेदर स्टडी कॉम्प्लेक्सिटी एंड इमर्जेंट बिहेवियर इन रेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। तो ये सारे एक मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और मैथमेटिकल टूल्स हैं, जो
स्टडी करने के लिए काम आते हैं इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी को। बट इर्रिस्पेक्टिव टू दैट आपने इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं और सम ऑफ माय प्रीवियस वर्क एंड प्रोजेक्ट्स आल्सो डिटरमाइन माय इंटरेस्ट इन डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन एंड एक्सप्लेनेबल एआई। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 फ़ील्ड के बारे में लिखा है। मैं क्लासिकल मशीन लर्निंग और क्लासिकल डीप लर्निंग में तो इंटरेस्ट रखता ही हूँ, बट साथ में मेरा इंटरेस्ट जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ, उस पर भी है और ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ओवरलैप नहीं करती हैं। उसके बाद फिर मैंने लिखा है कि मैं पहले एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर था और मैंने साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि मैं पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर पाया वहाँ पे क्योंकि मैंने आईआईटी जोधपुर पीएचडी के रीज़न से ही जॉइन किया था। बट मैं 2 साल में ड्रॉप कर चुका था वहाँ से पीएचडी। तो मैंने वही सब मेंशन किया है वेयर आई स्टडी डीप लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, डिपेंडेबल एआई और मयंक वत्सा सर हैं आईआईटी जोधपुर में और ऋचा मैम हैं, जो कि काफ़ी प्रोफिशिएंट हैं डीप लर्निंग पढ़ाने में और काफ़ी सारे कोर्सेज़ पढ़ाने में जो आईआईटी जोधपुर के काफ़ी प्रोमिनेंट फैकल्टीज़ हैं। तो उनसे मैंने वहाँ पर क्लासिकल मशीन लर्निंग पढ़ा और फिर कन्वर्सली मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि अगेन आई मीन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मशीन लर्निंग और एक एक पर्टिकुलर डोमेन की, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की और साथ ही साथ में मुझे ये भी बताना है कि मैंने एक दूसरे डोमेन में भी काम किया है, जो कि व्हीकुलर एड हॉक नेटवर्क्स से रिलेटेड है या फिर बोल सकते हैं कि वह आईओटी और उन सब से रिलेटेड है। तो मैंने बताया कि कन्वर्सली आई वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ बेनेट्स लैब सुपरवाइज्ड बाय प्रोफेसर देबाश्री दास जो कि मेरे प्रोफेसर थे पीएचडी के एंड मेरा फोकस वहाँ पे था मशीन लर्निंग एज प्रोवाइड करने का टीम को। तो मोreover आई वाज़ पार्ट ऑफ क्यूआईसी ग्रुप, क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशन ग्रुप क्योंकि मेरा पीएचडी एनरोलमेंट क्यूआईसी में ही हुआ था एज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अ, पीएचडी प्रोग्राम। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशन ग्रुप में एनरोल हुआ था और उसके बाद फिर मैंने कोर्स वर्क किए ये सारे मशीन लर्निंग वाले और डीप लर्निंग और एडवांस डीप लर्निंग वगैरह। और साथ में मैं बेनेट्स लैब का भी पार्ट था जहाँ पे मुझे एक रिसर्च पेपर जो कि कोर ए स्टार कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया गया। तो वहाँ पे भी मुझे जाने का मौका मिला बेसिकली। वो जाने का इन द सेंस कि हमारी टीम वहाँ गई थी। मैं तो नॉर्वे में होने के कारण नहीं जा पाया बट हमारी टीम जो हमारी लैब के जो कोलीग्स थे वो सारे वहाँ पे प्रेज़ेंट करने गए थे कॉन्फ्रेंस में बैंगलोर में। सीसी ग्रिड नाम है उस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, फिर आई फिनिश्ड माय अर्ली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2015 टू 19। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह पे क्रोनोलॉजी दे रखी है 2020 से 22, 22 से 24, 2015 से 19। हाँ, ये कोई क्वेश्चन कर सकता है कि 19 से 20 क्या किया आपने? तो मैं उसका जस्टिफिकेशन एक्सपीरियंस से दे सकता हूँ जो मैं मेरे पास था ऑलरेडी और मैं साथ में उसमें जब अपनी गेट की पढ़ाई कर रहा था, उसका भी मैं वहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो ये मेरा सीवी था फिर मैंने यूपीएस देहरादून का नाम लिया है और ये सब चीज़ें आप ऑर्नामेंटल ऐड कर सकते हैं लाइक पूरे पैराग्राफ में अगर किसी को ये याद रह जाता है कि हाँ, ये बंदा फुटहिल्स ऑफ हिमालय से है और हिमालय वाला बंदा व्हाटएवर इट इज़ आई मीन फॉर अब्रॉड वाले प्रोफ़ेसर के लिए ये सब चीज़ें इर्रेलेवेंट हो सकती हैं दिमाग में रखने के लिए लॉन्ग टर्म में। बट उनको ये ज़रूर याद रह सकता है कि इंडिया से एक हिमालय में रहने वाला बंदा अप्लाई करना चाहता है एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप एक कैची वर्ड हमेशा यूज़ कर सकते हैं सो दैट ये आपको लॉन्ग टर्म में यूज़फुल रहे। प्रोफ़ेसर की मेमोरी में ये चीज़ रहना मतलब ज़्यादा ईज़ी है कंपेयर्ड विद ऑल ऑफ दिस। तो ये एक टैक्टिक हो सकती है कि आप प्रोफ़ेसर की मेमोरी में किस तरीके से रहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ माय गाइडेंस ड्यूरिंग बैचलर्स ऑफ व्हिच आई एम थैंकफुल ऑलवेज़ टू डॉक्टर रवि तोमर। तो जैसा मैंने बताया मेरी बीटेक के दौरान रवि तोमर सर का काफ़ी साथ रहा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी नई-नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी नए टेक्नोलॉजी से मुझे इंट्रोड्यूस किया और साथ में मैं अगर कुछ कह सकता हूँ तो आज मैं इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंटली जितना भी मैं नॉलेज रखता हूँ अपार्ट फ्रॉम लाइक जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके अपार्ट, तो वो उसमें रवि तोमर सर का काफ़ी साथ रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ में। अगर वो कहूँ तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो या फिर एलेक्सा डेवलपमेंट हो या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी और मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि आई एम बिलॉन्ग टू सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड बांसवाड़ा व्हिच लाइज़ इन साउथ राजस्थान।
तो इस तरीके से आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं। किसी को सीवी पूरा ना पढ़ना हो और खाली इतने से इन्फॉर्मेशन से भी वो एक एक मोटा-मोटी जज ब कर सकता है आपको, मतलब एक बायस क्रिएट कर सकता है स्टार्ट में। फिर एजुकेशन आप डेफ़िनेटली अच्छे से दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे टाइमलाइन के साथ अगस्त 2022 से 2024 जुलाई तक बेसिकली मैंने ये बताया कि मैं मास्टर्स इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ ऊस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज से, और मेरे पास ये सीजीपीए है और उसकी लोकेशन मेंशन कर दी। और साथ में मैंने ये भी मेंशन किया कि मैं क्या-क्या कोर्सेज़ कर चुका हूँ, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एडवांस्ड मशीन लर्निंग, साइबर फिज़िकल सिस्टम्स, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो गाइज़ ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज़ मैं एक-एक चीज़ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और उस रीज़न से आप बने रहें वीडियो में और आप इस वीडियो से मोस्ट गेन करें बेसिकली। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन में अपनी टाइमलाइन मेंशन की है, टाइटल में अपना डिग्री का नाम मेंशन किया है और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया है, और किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बेसिकली यहाँ से गेन कर सकता है। तो टेंटेटिव एंड भी मैंने मेंशन किया है सिंस मैंने यहाँ पे प्रेज़ेंट लिखा था, और साथ में मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस किया है, वो सब मैंने मेंशन किया था, और यहाँ पे सीजीपीए ज़रूर आपको बताना होता है। फिर उसके बाद मैंने बीटेक अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस के बारे में लिखा, जो मेजर कोर्सेज़ मैंने कंप्लीट किए थे वहाँ पे वो सारे मेंशन किए मैंने, और ऑफ़ कोर्स यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया और साथ में मेरा परसेंटेज और वगैरह-वगैरह, लोकेशन। सेम फॉर सीनियर स्कूल और प्रीवियस स्कूलिंग। तो मैंने सेंट पॉल्स बांसवाड़ा से अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की थी, और उसके बाद फिर मैं अजमेर सम्राट पब्लिक स्कूल से डमी स्कूल किया था, जो कि डमी स्कूल का मतलब है कि ऑफ कोर्स आई मीन आप अगर इंडिया से देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है ये चीज़ का कि कोचिंग भी साथ में, और साथ में मैंने एक टेम्परेरी स्कूल से जो बेसिक एनसीईआरटी के कोर्सेज़ होते हैं वो कंप्लीट किए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना एजुकेशन सेक्शन कंप्लीट किया, और फिर मैंने अपना रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड किया। तो सिंस मैंने मल्टीपल रिसर्च असिस्टेंटशिप्स की थी सेम प्रोफेसर के साथ अलग-अलग कॉलेजेस में, तो वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिसर्च असिस्टेंटशिप की पार्ट टाइम वहाँ पे एडमिशन लेते ही मैंने अपने प्रोफेसर को अप्रोच कर लिया था और मुझे एक रिसर्च असिस्टेंटशिप का मौका मिला वहाँ पे। फिर मेरे को सेम प्रोफ़ेसर के साथ समर इंटर्नशिप करने का मौका मिला। तो गाइज़ पार्ट टाइम और 20% एक ही चीज़ है, जो कि आप फुल पे पे न रहकर आप बोलते हैं कि मैं 80% अपना कंट्रीब्यूशन पढ़ाई को देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास कोर्स वर्क भी रहता है और प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और साथ में पार्ट टाइम आप 20% काम करके, और मतलब सप्ताह में मान लीजिए आप 2 दिन काम करके, और ये पार्ट टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आपको 30,000 की सैलरी मिलनी थी, तो आपको लगभग 12,000 या 10,000 के आसपास की सैलरी बनती है पार्ट टाइम में काम करने पर। तो यहाँ पे नॉर्वे में ऐसा कल्चर है, और ना सिर्फ नॉर्वे, पूरे यूरोप में मोस्टली ऐसा ही कल्चर है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या कोर्स वर्क कर रहे हैं तो आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, और ये रूल्स के अगेंस्ट है, और सप्ताह में आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो मैंने वो 20 घंटे अपने पूरे अपने प्रोफ़ेसर के साथ डेडिकेट किए थे, जो कि महीने के बनते हैं आपके 60 आवर्स या 80 आवर्स। तो आप महीने के 80 घंटे काम कर सकते हैं, और वो 80 घंटे का आपको पे मिलेगा। तो स्टार्टिंग के जो लोग होते हैं जनरली अगर आप जाते हैं तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर सकता है, बट मेरा पे था जनरली 1 घंटे का मुझे मिलता था 230 नॉर्वेजियन क्रोन। तो 230 या 220 के आसपास जो इनका एक पर घंटे का जो हिसाब है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, और वो इनफ होता है आपके रहने के खर्चे के लिए और खाने के खर्चे के लिए। तो आप इस तरीके से किसी भी कॉलेज में जाएँ तो डेफ़िनेटली अपने पार्ट टाइम रोल के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि आप अगर इंडिया में एमटेक करते हैं तो आपके पास एक ड्यूटी आपके पास इंडिया में भी होती है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, राइट? इंडिया में ज़रूर वो 12,000 या 13,000 रुपए मंथली मिलते हैं।
तो सेम वे आप जब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप रिसर्च असिस्टेंटशिप के बारे में ज़रूर पूछें या टीचिंग असिस्टेंटशिप के बारे में ज़रूर पूछें। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा आपके सीवी में ऐड करने के लिए और साथ में आपके पास फाइनेंशियली भी एक सपोर्ट होगा। समर इंटर्नशिप एक्चुअली आप 2 महीने के लिए फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल होते हो और इसमें आप फुल टाइम का मतलब है कि आप वही 30,000 मंथली कमा सकते हो। तो 30,000 की सैलरी 30-35 हज़ार की सैलरी आपको मंथली मिल सकती है और वो खाली 2 महीने के लिए मिलेगी क्योंकि आप 2 महीने के लिए फुल टाइम काम कर सकते हो समर में। बट प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे साल आप पार्ट टाइम ही काम करोगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने खाली जून और जुलाई में जून, जुलाई, अगस्त में ही मैंने फुल टाइम काम किया था और बाकी के टाइम पे मैं पार्ट टाइम ही असिस्टेंट रहा हूँ। तो ये मैंने जून 2024 तक रिसर्च असिस्टेंटशिप कंप्लीट की है अपनी प्रोफ़ेसर के साथ। तो सिंस मैंने बताया कि ये लास्ट ईयर का मेरा सीवी है, तो इस वज़ह से यहाँ पे करंट लिखा हुआ है बट मैंने मोस्टली अपना टाइम मास्टर्स का सेम प्रोफ़ेसर के साथ दिया है। और सेम प्रोफ़ेसर के साथ मैंने मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट्स गेन किए हैं और मेरे पास हर एक एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफ़िकेट है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा। ओके, बट इन सब चीज़ों से पहले मैंने जो आईआईटी जोधपुर की पीएचडी जॉइन की थी, जो कि मैंने ड्रॉप कर दी। तो वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक्सपीरियंस में मेंशन की क्योंकि वो मेरी एजुकेशन नहीं है और मैं ना उसके बेसिस पे मैं एडमिशन लेना चाहता था। क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड था लाइक मैंने ड्रॉप किया हुआ एक ऑलरेडी पीएचडी तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है एजुकेशन के हिसाब से क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया है वहाँ से राइट तो सिंस वो ड्रॉप लिया है तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और डिग्री नहीं है तो मैं एजुकेशन में मेंशन नहीं कर सकता तो सिंस मैंने आईआईटी जोधपुर छोड़ा था तो मैंने उसको एक एज एक्सपीरियंस में मेंशन कर दिया कि मैं रिसर्च असिस्टेंट था वहाँ पे क्योंकि पीएचडी एक रिसर्च असिस्टेंट की कैटेगरी में ही आता है या फिर जूनियर रिसर्च फेलो की कैटेगरी में और आपको वही 31,000 थी हमारे टाइम पे जो स्टाइपेंड है नॉन टैक्सेबल स्टाइपेंड 31,000 मिलती थी और वो मैंने पूरे 2 साल बिताए वहाँ पे। और जैसा कि मैंने मेंशन किया रिसर्च असिस्टेंट या पीएचडी फुल टाइम होता है इंडिया में और मैं प्रोफ़ेसर के साथ जुड़ा हुआ था पेनेट्स लैब में। और मैंने जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स किए इन सब्जेक्ट्स में इस दौरान और साथ में मैं टीचिंग असिस्टेंट भी रहा हूँ मशीन लर्निंग क्लास का, एग्ज़ीक्यूटिव बैच के लिए। तो ये सब मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था और साथ में मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया कि आईआईटी जोधपुर में मैं रहा हूँ, मेरा सीजीपीए ये चल रहा था। सिंस आप पीएचडी हो तो आपको कोर्स वर्क करना ही होता है और मेरा कोर्स वर्क जो कंप्लीट हो चुका था, उसका सीजीपीए मेरा था 7.9 सीजीपीए। और सिलेक्शन थ्रू गेट ऑल इंडिया रैंक मेरी इतनी आई थी। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं और मेरा जो बाकी का एक्सपीरियंस था मैंने एक अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया था बेसिकली एलेक्सा स्किल्स बनाने के लिए, अमेज़न एलेक्सा स्किल्स बनाने के लिए। फिर मैंने अपना आरपीए कंसल्टेंसी स्टार्ट किया था इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो मैंने रवि तोमर सर से ही सीखी हैं यूपीएएस के। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा उन्होंने टेक्नोलॉजी सिखाया जिसके बेसिस पे मैं अपना खुद का करियर स्टार्ट कर सकता था। बट होपफुली मुझे और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए तो मैं वो जॉइन करता गया। बट डेफ़िनेटली ये काफ़ी यूज़फुल था मतलब जब मुझे स्टार्ट करना था कुछ ना कुछ, तो मेरे लिए ये एक अच्छा सोर्स बन गया था इनकम का एक बिगिनिंग में। तो ये मेरा फ्रीलांस का मैंने एक्सपीरियंस मेंशन किया, तो आप बेसिकली फ्रीलांस का डेफ़िनेटली मेंशन कर सकते हो अगर आप कुछ करते हैं तो फ्रीलांस। फिर मैंने ये भी मेंशन किया था कि मैं ऑफ़ कोर्स एज़ अ डेटा एनालिस्ट कैंपस प्लेसमेंट जॉइन किया था मैंने फाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो बैंगलोर में है और मैंने उससे पहले एक इंटर्नशिप की थी येलो आर्ट में जो कि एक स्टार्टअप है बैंगलोर में और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप थी। फिर मैंने इंग्लिश, हिंदी और नॉर्वेजियन स्किल्स मेंशन की क्योंकि मैं नॉर्वेजियन थोड़ा बहुत सीख चुका था, तो मैंने ये मेंशन किया था और ये चीज़ आप एक अगर आप एक लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं और आप शुरू करते हैं कि हाँ, मैं सीरियस हूँ लाइक यहाँ यहाँ बेसिकली चीज़ों को लेकर इट्स नॉट कि जस्ट मैं आया हूँ बट आपका कल्चर भी सीख रहा हूँ और आपके लोगों के साथ मिलना और एडजस्ट होना भी मैं सीख रहा हूँ।
तो आप ये सब इन सब चीज़ों से ही शो कर सकते हैं कि हाँ, आप एक लिबरल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हर एक की हर एक कल्चर, हर एक कम्युनिटी की आइडियोलॉजी का आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल में रखते हैं तो ही आप ये सब शो कर पाएँगे। तो मेरा मानना है कि आप अगर आप डेनमार्क में हैं तो आप बोलिए कि डेनिश थोड़ी सीखी मैंने। अगर आप नॉर्वे में हैं तो आप बोलिए कि नॉर्वेजियन थोड़ी सीखी। भले ही आपको पीआर लेना है नहीं लेना है वो सब एक अलग सिनेरियो है। बट ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि अगर आप सीवी में मेंशन करते हैं कि हाँ, मैं जिस कंट्री में था मैंने उसकी लैंग्वेज को भी सीखा है। फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने ऑनगोइंग रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स क्या-क्या मेंशन किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सारे पेपर्स जो अभी तक किए हैं वो इस लिंक पे अवेलेबल हैं। फिर मैं जब नूरा एआई कॉन्फ्रेंस में गया था तो वो इस तरीके से अवेलेबल है। फिर मैं इटली गया था, तो ये ट्रूम्सो में था नूरा एआई एनुअल कॉन्फ्रेंस। मैं आपको अपना लिंक्डइन और ये सारे लिंक्स खोल के बताऊँगा अच्छे से कि मैंने क्या-क्या पहले कर रखा है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आगे हम क्या देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि क्या-क्या बेसिकली अ मैं रिसर्च में क्या-क्या मैंने किया है और कहाँ-कहाँ मैं गया हूँ। तो ये भले ही एज़ एन ऑडियंस सिंस मैं मल्टीपल ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो प्रोबेबली किसी न किसी के तो यूज़फुल होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे मेरे मल्टीपल रिसर्च पेपर्स थे और मल्टीपल कोलैबोरेशंस थे, तो जो मैं आपको शो करूँगा अगले वीडियो में। तो ये अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस के नाम हैं और ये सारे लिंक्स इन्हीं को रीडायरेक्ट करते हैं कि वो काम क्या है। तो ये सारे काम मैं आपको अगले वीडियो में शो करूँगा। इस वक़्त मैं आपको कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स और ग्लिम्प्स ऑफ माय मास्टर थीसिस और रेफरेंसेस के बारे में क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा सीवी 3 पेज का है और फर्स्ट पेज पे मैंने काफ़ी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन ऐड की है। सेकंड पेज पे मैंने थोड़ी कम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड की है। सी ये इन्फॉर्मेशन एक प्रोफ़ेसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसी के बेसिस पे आपको जज करेगा सबसे पहले। उसके बाद फिर अगर कुछ बोनस पॉइंट्स मिलने हैं तो वो आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस पे मिल जाएँगे। और अदर एक्सपीरियंस के नाम पे मिल जाएँगे। लैंग्वेज स्किल्स, ऑनगोइंग रिसर्च पेपर और कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा के लिए शो करते हो अगर आप एक पीएचडी यूरोप में पीएचडी ढूँढ रहे हो तो। ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये शो करता है कि आप अलग-अलग चीज़ों में एक्टिव थे और आपने कभी टाइम को वेस्ट नहीं किया पूरे मास्टर्स के दौरान। अब ये कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स और ऑनगोइंग रिसर्च पेपर्स मैं आपको कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। बट ग्लिम्प्स ऑफ माय मास्टर थीसिस जो मैं मेरे प्रोफेसर के साथ कर रहा था स्टीफानो के साथ, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इसी तरीके से आप एक छोटा-सा समरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट और बाकी सबका फ़ॉन्ट अलग है। ये फ़ॉन्ट मैंने 2 साइज़ छोटी कर रखी है सो दैट मैं ईज़िली यहाँ पे अकोमोडेट कर सकूँ उसको। और मैंने अपने रेफ़रेंसेस में तीनों डोमेन से आई मीन मेरी तीनों प्रीवियस तीनों जगह से मैंने यहाँ पे रेफ़रेंसेस डाले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेफ़रेंस है मेरा नॉर्वे से, एक है आईआईटी जोधपुर से और एक है यूपीएस देहरादून से। तो आपको रेफ़रेंसेस बेसिकली डाइवर्स रेफ़रेंसेस डालने चाहिए हमेशा सो दैट आपके जो नए एम्प्लॉयर हैं, वो समझ सकें कि आप मल्टीपल जगह से मल्टीपल बिहेवियर कैसा रहा है आपका। और हो सकता है कि जो मैंने आईआईटी जोधपुर छोड़ा था राइट, तो उसके बेसिस पे मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी कमेंट मिल सकता था। बट इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं जहाँ-जहाँ से भी अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आया हूँ, उन सब के वहाँ से रेफरेंसेस ज़रूर मेंशन करूँ। क्योंकि ये आपका शो करता है कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं और आपने एक डाइवर्सिटी रखी। चाहता तो मैं सारे रेफरेंसेस सेम यूनिवर्सिटी से रख सकता था, मेरे कॉलेज से या फिर मेरे रिसर्च असिस्टेंटशिप वाले कॉलेज से। या चाहता मैं खाली यूपीएस देहरादून से भी रख सकता था। बट ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है ये सारी चीज़ें जो आप एक ऑनेस्ट अपना व्यू बताना चाहते हैं किसी को। इट्स कंप्लीटली ओके कि आप बिना डरे हर चीज़ मेंशन करें और जो सही है वो मेंशन करें। आपको कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीवी सच बोल के एक पेज पे भी बन रहा है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। तो यूरोप में स्पेशली मेरा मानना है कि आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे चीज़ों को लेकर उतना ज़्यादा
आपके फ़ायदे में रहेंगी चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे एक्सप्लोर करेंगे और मैं कहाँ-कहाँ गया और कैसे-कैसे मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करी, वो सब मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।